हाय, आई एम साइका। वेलकम टू द लॉफ्टी क्लासेस। मैं काफ़ी टाइम बाद चैनल पे आई हूँ। आपको पता ही होगा कि अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, सो सॉरी टू टेक ब्रेक। एनीवे, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी लेट। सो आज जो है हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और क्लास 9 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। हालांकि आपका 8 क्लास का एक दो चैप्टर शायद छूट रहा है, वो भी मैं कल परसों तक वीडियो शूट करके अपलोड कर दूंगी। सो फिलहाल हम इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब हम अपने सारे गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो आज का टॉपिक जो है आपका वो है इंडिया, साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत का जो आकार है और स्थिति है यानी लोकेशन है वो विश्व में कहाँ पे है वो सब हम समझेंगे। आपको पता ही होगा पिछले जब से आज़ादी हुई है पिछले कई दशकों से जो है 5-6 दशकों से जो है हमारा भारत काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसका जो है चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में जो है समृद्धि हो, चाहे फिर वो सामाजिक क्षेत्र में ही क्यों ना हो, हमारा भारत काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। और साथ ही जो है अब हम देख लेते हैं इसका लोकेशन क्या है। तो लोकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वर्ल्ड ग्लोब है। सपोज करो ये ग्लोब है। अब ग्लोब में भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर है, उसे जानने के लिए मैंने पहले भी आपको क्लास 6 में शायद मैंने पढ़ाया है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और हमने जाना था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यही काम होता है कि वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का एग्जैक्ट लोकेशन को बताने में हेल्प करता है। ठीक है, और हम ये बात भी जानते हैं कि इक्वेटर लाइन जो है पूरे ग्लोब को, पूरे जो विश्व है उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं, और ऊपर वाला जो भाग था उसको नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं और नीचे वाला भाग को हमने कहा था कि साउथ हेमीस्फीयर कहते हैं। साउदर्न हेमीस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमने जाना था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत अब सवाल उठता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो लोकेशन है वो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ, क्या यहाँ, क्या यहाँ, क्या यहाँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि वो जो है आपका मेडिटेरियन लाइन पे जो है आपका लॉन्गिट्यूड में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेडिटेरियन लाइन जो है, मेन मेडिटेरियन लाइन जो है पूरे ग्लोब को जो है 2 बराबर भागों में, एक आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो भारत जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। शायद बन ना पाए, काफी समझ लेना है आपको कि ये है। ठीक है, ये है इंडिया, यहाँ पे है एग्जैक्टली। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, साथ ही जो है ये ईस्ट हेमिस्फीयर में है। कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कभी भी आपको गलती से भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा या तो फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि ये जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साथ ही जो है ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ से कहाँ तक, तो देखो ये जो है आपका यहाँ नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ये जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम ये जाती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और नीचे जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट तक। ये याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट तक को है। ठीक है, नॉर्थ पे है। और अगर हम बात करें ये जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पे है, तो ये जो है स्टार्ट होती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है भारत का विस्तार है।
ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो गया है। तो अगर हम बात करें विश्व में जो है भारत कहाँ पे है, तो आपको शायद पता चल गया होगा कि वो जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साथ ही जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो है नॉर्थ में जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक 6 मिनट नॉर्थ तक में इसका विस्तार है, ठीक है। और अगर हम ईस्ट की बात कर ले, तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लोकेशन, तो हमने जान लिया। साथ ही एक चीज ये भी देखा जाता है कि ये विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है हम जानते हैं कि कई सारे 7 कॉन्टिनेंट है। तो भारत जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो भारत शायद आपको पता होगा कि ये जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। भारत कहाँ है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में है। और एशिया कॉन्टिनेंट में भी एशिया का, ये सपोज कर लो एशिया है, एशिया का भी ये साउथ ईस्ट में आता है। कहाँ आता है, साउथ ईस्ट एशिया में जो है भारत का लोकेशन आपको मिलेगा, भारत स्थित मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये आ जाता है कि भारत का, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोस में आसपास कौन से क्षेत्र है विश्व स्तर पे, तो भारत के पश्चिम में आपको इधर मिल जाएगा अरब सागर। कौन सा सागर मिलेगा, अरब सागर। ये छोटे छोटे पॉइंट से प्रश्न बन जाते हैं, तो आप इग्नोर मत करिएगा कोई भी क्वेश्चंस को, कोई भी पार्ट को। आप हर एक चीज़ों को जो है अपने दिमाग में सेट कर लेना है, उसे रिमेंबर कर लेना है, बार बार रिवाइज कर लेना है। हो सके तो इसका नोट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इसका वेस्ट में है आपका अरेबियन सी, अरब सागर, और ईस्ट में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद जो है अगर नॉर्थ में हम बात करें, तो आपको शायद पता होगा कि पूरा हिमालय पर्वत से, ये हिमालयन रेंज से यहाँ आपको हिमालयन रेंज देखने को मिल जाएगा। और साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा हिंद महासागर, हिंद इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। देखो एक और यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है कि भारत का जितना एरिया कवर करते हैं हिंद महासागर को, आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व में टोटल 5 ओशियन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें से एक इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन इसकी खास विशेषता ये भी है कि भारत, हिंद महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर ही पड़ा, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, भारत के लिए एक खास बात हो जाती है, ठीक है। और भारत के नाम पे तो पड़ा ही, साथ ही जो है इंडियन ओशियन के साथ जितनी सीमा भारत की सीमाएं लगती हैं उतना किसी भी देश का नहीं लगता है। और इंडियन ओशियन जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया को जो है यूरोपियन कंट्री से जोड़ती है, यूरोप से जोड़ती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का विश्व के स्तर पर विस्तार किस तरह से है। प्राचीन टाइम से ही जो है भारत का व्यापारिक और राजनीतिक जो है विस्तार आपको देखने को मिलता है पूरे विश्व में, ठीक है। इसका संबंध जो है पूरे यूरोपीय कंट्री, चाहे वो अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट उस पे हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी से पूरे विश्व में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ये प्राचीन टाइम से ही है। साथ ही जो है ये हमारा वैश्विक इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारा भारत, ठीक है। अब चाहे आपका प्रथम विश्व युद्ध हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, वहां पर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है भारत की। बहुत ही खास हो जाता है हमारा भारत, और हमें इस बात के लिए बहुत प्राउड है कि हम इंडियन हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका लोकेशन को हमने देख लिया। अब हम इसके साइज को देखेंगे, आकार को देखेंगे कि आखिर भारत का आकार है क्या। तो मैं बता दूं कि भारत का, सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करें तो भारत का एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है वो कितना है।
तो भारत का क्षेत्रफल जो है माना जाता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। 32.8 लाख स्क्वायर 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व में जो है इसका स्थान कितना है, तो ये पूरे लगभग 2.1% का क्षेत्र जो है भारत का है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एरिया वाइज जो है ये विश्व में कितने स्थान पर आता है, तो ये 7वां नंबर पे भारत आता है। इससे 6 और बड़े देश हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत का स्थान दूसरे नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से तो भारत का स्थान 7वें नंबर पे आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे आता है। और हम ये भी बोला जाता है कि भारत जो है युवाओं का देश है, यहाँ पर जो है यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए एक और अन्य विशेषताएं हो जाती हैं। हालांकि ये हमारे फ्यूचर को इस बात के लिए भी इंडिकेट करता है कि जितना ज़्यादा युवा होगा आगे जाकर के उतने ही ज़्यादा वृद्ध भी हो सकेंगे। तो अभी अगर हमारा कंट्री युवाओं का है तो हम युवाओं को चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके साइज की, तो हम कर ही रहे बात, इतना हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका नॉर्थ से साउथ में इसका जो क्षेत्रफल है उसका विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर माना जाता है, मतलब है। ठीक है, माना किया जाता है। ठीक है, और आपका जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है इसकी दूरी, डिस्टेंस जो है वो कितना है, 3,214 किलोमीटर। और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसका दूरी, इसका डिस्टेंस माना जाता है 2,933 किलोमीटर। आप देख सकते हो कि इसकी लंबाई जो है, ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि भारत की लंबाई कितनी है, तो भारत की लंबाई जो है वो कितना है, 3,214 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी है 2,933 किलोमीटर। फिर से एक बार आप याद रख लेना कि इसकी लंबाई जो है, या तो फिर आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक जो है इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार या तो फिर इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो वो हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। और गुजरात से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी या उसका विस्तार जो है 2,933 किलोमीटर है। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है टाइम डिफरेंस जो है, यानी कि इसका जो समय अंतराल है, ठीक है, स्थानीय समय अंतराल जो है वो लगभग 2 घंटे की होती है। कितने की होती है, 2 आवर्स की होती है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर सूर्य जो है 4 बजे उगता है तो यहाँ 6 बजे उगेगा। ठीक है, यहाँ 3 बजे उगता है तो यहाँ पर आपका 5 बजे उगेगा सूर्य। ठीक है, सन एराइज करता है। अब हम बात कर लेते हैं, एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, जैसे हम इसको आगे समझेंगे कि इसके जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनको हम समझेंगे। भारत में टोटल कितने स्टेट हैं, कितने कैपिटल हैं, वो हम समझेंगे। अब देखो, हमने ये भी देखा था कि ग्लोब में 3 चीजें जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, अक्षांश जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका इक्वेटर लाइन था। तो आपको मैं बता दूं कि भारत से जो है कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है वो टोटल कितने राज्यों से गुजरती है वो भी हम देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा,
सॉरी, 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। और वो कौन से राज्य हैं उसे एक क्रम में आपको याद रखना है। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद यहाँ पर ये जो सीमा है वो राजस्थान में से जुड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जो है आपका झारखंड भी, झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है। वेस्ट बंगाल के बाद जो है आपका त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि इनमें से कौन से राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती हैं, और इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे, ठीक है। और हाँ, बहुत ही करीब का, मान लो कि आपका दे दिया बिहार, ठीक है, बिहार दे दिया, इस तरह से जो है आपका दे सकता है उड़ीसा दे सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कर्नाटका दे सकता है। तो आपको ये गेस करना है, आपको याद पता होंगे तो आप गेस कर पाओगे कि वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो 8 ऐसे स्टेट हैं, 8 ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहला गुजरात, आप देख सकते हो पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, और उसके बाद ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिससे होकर के जो है कर्क रेखा गुजरते हैं। अगला जो सवाल हो जाता है कि इंडिया से जो है, इंडिया की सीमा से जो है कौन कौन ऐसे देश हैं जो लगे हुए हैं, इसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और या तो फिर इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि इनके पड़ोसी देशों का नाम बताइए। तो इसके पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देश, नेबर कंट्रीज जो है उसकी संख्या 7 है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको पता ही होगा पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान को कौन नहीं जानता है, भारतीय पाकिस्तान को ना जाने और पाकिस्तानी भारत को ना जाने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि नहीं। बच्चा बच्चा का मुंह पे पाकिस्तान और भारत का मुद्दा रहता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, हमारा छोटा भाई इंडिया का। पाकिस्तान के ठीक यहाँ पे थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से जो है अफगानिस्तान की सीमा जुड़ती हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे चाइना, चीन, और ये नेपाल। नेपाल के बाद जो है अगला जो हो जाता है यहाँ पे भूटान है, आपको पता होना चाहिए। भूटान की सीमा भी जो है वो लगी हुई है, ठीक है। और छठा इधर इधर साइड पे म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर है बांग्लादेश, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हम ये भी बात जानते हैं कि भारत जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, बट गया था, है ना, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है। तो पाकिस्तान के एरिया में ही आपका उस टाइम पे बांग्लादेश आता था। हालांकि कुछ टाइम बाद जो है बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जो है वो अलग होने का फैसला किया और अलग हो गया, ठीक है। तो म्यांमार, और अगला जो होता है वो बांग्लादेश। दो ऐसे कंट्री भी है जो कि जल सीमा से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारी जो भारत के जल सीमा है उससे, जल संधि से जुड़ा हुआ है। एक आपका श्रीलंका हो जाता है,
और एक जो है आपका मालदीव इधर साइड पे है, यहाँ पे देखो, ये भारत के इस साइड पे जो है, यहाँ इधर साइड काफी थोड़े से डिस्टेंस पे यहाँ पर जो है मालदीव है। कौन सा है, इधर साइड में लिख देती हूँ मालदीव। मालदीव, ठीक है। उसके बाद दो ऐसे हम ये भी जान लेते हैं कि भारत का टोटल अभी, भारत में अभी टोटल 28 स्टेट है। कितने स्टेट हैं, 28, और 9 जो है यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि एक जो है, और 2 द्वीप समूह भी है, 2 द्वीप समूह, द्वीप समूह 2 है। एक द्वीप समूह अरब सागर में है। आपको अरब सागर, देखो अरब सागर बोलते ही आपको लोकेशन पता कर लेना है कि कहाँ पे है। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरब सागर जो है वो इंडिया के वेस्ट में है, और बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जो है वो ईस्ट में है, ठीक है। तो अरब सागर में एक आपका द्वीप समूह है, और एक जो है आपका बंगाल की खाड़ी में है। तो एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, बार द्वीप समूह, ठीक है। और एक जो है आपका है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, जबकि आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में है। इस तरह से लगभग हमारा इस चैप्टर की ऑलमोस्ट टॉपिक जो है वो कवर हो चुके हैं। आप वीडियो को इत्मीनान से धीरे धीरे और नॉर्मल में ही देखना, ठीक है। और हो सके कोशिश करना कि नोट्स भी प्रिपेयर कर लें और बार बार रिवाइज करें। आप रिवाइज अगर नोट्स प्रिपेयर करके नहीं करते हैं तो आप वीडियो को 2-4 बार देख करके भी आपको याद हो जाएगा। देखो, हम भारत में रहते हैं और हमारा ये कर्तव्य होता है कि भारत के बारे में कुछ चीजें जान के रहें। और अगर एग्जाम, आप जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, किसी भी जॉब के एग्जाम्स के लिए, तो उसमें तो प्रश्न बनते हैं। फिर चाहे आप 9 क्लास में ही भी हो तो उसमें भी एग्जाम्स में ये सब प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपका ये कर्तव्य बनता है कि भारत के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अच्छा लगता है तो, और कमेंट जरूर करिए अगर कहीं भी डाउट होता है तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।